हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है फोकस्ड है आपका जो चैप्टर नंबर 5 है पीटीयू बीटेक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट जो पार्ट था आपका, उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कवर कर लिया था, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल कवर कर लिया था। ठीक है, ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट सारा यहाँ तक कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे वेरिएशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल एनर्जीज की ये कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएशन देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है variation of sp d and f orbital energies. The energy of an atom can be determined solely by the principal quantum number. क्या कह रहे हैं हमें कि जो एनर्जी होती है किसी एटम की, वो हम सोलली मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जान सकते हैं। ऑर्बिटल्स कैन बी रैंक्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी एज फॉलो। और हम इसको किस ऑर्डर में जानेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, स्टार्ट करते हैं हम 1s से, फिर 2s इक्वल टू वगैरह याद रखना है आपने। 1s इज़ लेस देन 2s, 2s इज़ इक्वल टू 2p, 2p इज़ लेस देन 3s, 3s इज़ इक्वल टू 3p, 3p इज़ इक्वल टू 3d, 3d इज़ लेस देन 4s, 4s इज़ इक्वल टू 4p, 4p इज़ इक्वल टू 4d एंड 4d इज़ इक्वल टू 4f। ये जो है आपका ऑर्बिटल को रैंक करने का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपने ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, ये आपने पहले 11th क्लास में इसका बेसिक पढ़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ एवर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स डिपेंड्स ऑन बोथ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, कि कह रहे हैं सबसे पहले इन्होंने हमें ये बात कही है कि जो एनर्जी ऑफ एटम होती है वो किस पर डिपेंड करती है, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, जो जिसे कि हम एन से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की, यानी कि जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एनर्जी है वो दो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि एम से डिनोट किया जाता है, और एक अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको कि हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, देन क्या है, the difference in energy of various subshells residing in the same shell is mainly attributed to the mutual repulsion among the electrons in multi-electron atom। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो डिफरेंस है एनर्जी का सब शेल्स में, यानी कि ये ऐसे 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 इस टाइप से कुछ सब शेल बने होंगे, उनमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इन द सेम शेल इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू द म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक और ऐसे हम बना लेते हैं शेल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अब ये जो शेल है ये साथ खुद तो इनका चार्ज जो है माइनस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये खुद को हमने देखा है कि वी नो दैट कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो आपस में नेगेटिव नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और म्यूचुअल रिपल्शन शो करते हैं अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। यही हमें अभी तक कहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या है कि रिपल्सिव फोर्स जो है वो जनरेट हो रही है न्यूक्लियस में और उसके इलेक्ट्रॉन्स में। Thus the stability of an electron in multi-electron atom is dependent on total attraction, interaction and repulsive attraction interaction। ओके, तो कह रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें अट्रैक्शन कितनी है, अट्रैक्शन
अट्रैक्शन की इंटरेक्शन कितनी है, और जो है आपकी रिपल्शन यानी कि उसके दूर जाने की कितनी इंटरेक्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज ओनली स्टेबल इफ द टोटल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इज मोर देन रिपल्सिव इंटरेक्शन। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन को हम तभी स्टेबल मानते हैं, तभी केमिकल स्टेबल कहते हैं, जब जो है उसकी अट्रैक्शन की पावर या उसकी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो है ग्रेटर देन होती है रिपल्सिव इंटरेक्शन की, ठीक है। फॉर बिगर एटम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने बात जो है याद रखनी है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तभी स्टेबल होगा अगर उसकी अट्रैक्टिव पावर जो है या अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो है वो ग्रेटर देन होगी, मोर देन होगी रिपल्सिव से, ठीक है। फॉर बिगर एटम्स due to the presence of electrons in the inner shells, the electrons in the outer shells are deprived to experience the full positive charge of nucleus। कह रहे हैं कि जब हम बहुत बड़े बड़े एटम्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा साइजेस के, बहुत ज़्यादा नंबर चला जाता है उनके, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से जो इनर शेल है, ये देखिए ऐसे देखिए, मैं आपको किसी फ्री स्पेस में बताती हूँ, आई थिंक सो यहाँ पर तो है, ठीक है। ये देखिए ऐसे है हमारे पास, एक हम बिग बड़ा आइटम बना के दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर बता दी, ये हमारे पास एक बड़ा आइटम है, ठीक है। बड़ा आइटम है, इसके ऊपर सारी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, ठीक है। ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स को शो करें, ये एक बिग आइटम की रिप्रेजेंटेशन है। क्या कहा गया है हमें कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल आर डिप्रीव्ड टू एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसका कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये है आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये वाला और ये वाला जो है आपका इनर है, ये जो है आपके आउटर शेल है। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर शेल वालों को जो है न्यूक्लियस का पूरा चार्ज जो कि ZE से हम जिसे डिनोट कर रहे हैं, उसको जो है आउटर शेल तक पहुंचने नहीं देता। कैसे नहीं पहुंचने देता वो अब हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक इतना हो गया था। दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग ऑफ अदर शेल, इसे ही हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है न्यूक्लियस के चार्ज को न्यूक्लियस से जुड़े रहने के लिए, अट्रैक्टिव फोर्स मेंटेन करने के लिए उसके साथ जुड़े रहते हैं, और जितना 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 जो है डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना ही, मतलब जो आउटर शेल का है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो वो आउटर शेल के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज उतना वर्क नहीं करता, और इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। This effect is known as the shielding of other shell electrons from the nucleus by the inner shell electrons. Yes, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। The net positive charge experienced by the outer shell electron is termed as the effective number charge, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो आउटर शेल जो एक्सपीरियंस करता है उसे हम Z इफेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और ये आपको पूरा एक ट्रेंड बना कर दिखाया है यहाँ पर, इसको सारे को हम इरेज कर देते हैं। ये आपको एक ट्रेंड बनाकर सिंपली Z इफेक्टिव तक तो हमें जो है स्टार्टिंग में पता चल गया था, क्योंकि फर्स्ट टर्म का पर वो ही है। लेकिन जो मेन बात हमने यहाँ पर जानी है वो क्या है, शील्डिंग के बारे में, कि शील्डिंग क्या है और इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है, ठीक है। अब ये देखिए, हमने जब भी इलेक्ट्रॉन को टेस्ट करना है इसी तरीके से टेस्ट करना है। S जो है यहाँ पर 7s है, फिर P जो है 2P से स्टार्ट होकर 7P तक है, और D जो है 3D से स्टार्ट होकर 6D तक है, और 4F 5F है, ठीक है। N यहाँ पर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
तो यहाँ पर पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर यहाँ पर फिल होंगे, फिर यहाँ पर, ठीक है। ये आपने एज इट इज जो है याद रखना है, ये आप डायग्राम याद रखिए, ठीक है। एक और चीज़, जब यहाँ पर अजीमुथल क्वांटम नंबर इस साइड में दिए हुए हैं, इस साइड में जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इस साइड में अजीमुथल क्वांटम नंबर है। जब ये L0 से स्टार्ट होते हैं, जब L0 है तब ये वाली लाइन बनेगी, L1 पर ये, L2 पर ये, L3 पर ये, ठीक है। ये आपने पूरी जो है याद कर लेनी है। ये याद करने वाली है कि किसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। लिख लिख कर याद कीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को जो है अफेक्ट करते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस देन द p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होंगे, किससे, न्यूक्लियस से, दैन p ऑर्बिटल, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो s वाले हैं वो क्लोज होंगे तो वो ही ज़्यादा जो है टाइटली बॉन्डेड होंगे। देन ओके, जो s है वो मोर टाइटली बॉन्डेड है देन p, जो p है वो मोर टाइटली बॉन्डेड है देन d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सो s इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन d, ठीक है। ये ट्रेंड शो कर दिया। देन नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ s इलेक्ट्रॉन इज लेस देन p इलेक्ट्रॉन इज लेस देन d इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो एनर्जी की अमाउंट है वो इसके इनवर्स में चलती है, जैसे कि जो है आपका जितनी ज़्यादा से वो बॉन्डेड है उतनी उसकी एनर्जी जो है कम है। एस जो है ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है तो उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी कम है। पी जो है इंटरमीडिएट है तो वो इंटरमीडिएट ही रहा, और जो डी है उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है लेकिन वो लेस टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है। सो मोर इज़ द टाइटली बॉन्ड, लेस इज़ द एनर्जी। Then as the extent of shielding from the nucleus is different from for electrons in different orbitals, it leads to the splitting of energy. जैसे हम जानते हैं कि जो शील्डिंग है न्यूक्लियस से वो डिफरेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, तो इस वजह से स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी हो जाती है। लेवल्स में स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स हैविंग द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है सेम रहता है। Thus the energy of orbitals depends upon values of both the principal quantum number. Hence the lower the value of n+1 for an orbital, the lower is its energy. क्या हमें बता रहे हैं कि जैसे हमने शील्डिंग की बात की तो हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो हर एक ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट है, तो इस वजह से जो है स्प्लिटिंग हो जाती है एनर्जी ऑर्बिट लेवल्स की, जिनका सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो है वो डिपेंड करती हैं वैल्यूज ऑफ बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। हेंस द लोअर द वैल्यू ऑफ n+1 फॉर एन ऑर्बिटल, द लोअर इट्स एनर्जी, ठीक है। तो हमें ये बताया कि जब हम यहाँ पर n+1 की पहले तो वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसकी n+1 की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी जो है लोअर होती है। फॉर द केसेस वेयर वी हैव टू ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ n+1, जब ऐसा आ जाए कि दोनों की एनर्जी जो है सेम आ जाए, ये दो चीज़ों का कंपैरिजन है। द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी, जब दोनों की n+1 की वैल्यू सेम आ जाए तो जिस ऑर्बिटल के पास जो है n की वैल्यू स्मॉल होती है तो उसके पास होगी लोअर एनर्जी, ठीक है। देन क्या है, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन सेम सब शेल डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की सेम सब शेल के अंदर वो डिक्रीज करती है, कब, जब जो है एटॉमिक नंबर में इंक्रीज आता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो जो है एनर्जी ऑर्बिटल की सेम सबशेल में वो डिक्रीज कर जाती है।
देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में तो आपने थोड़ा बहुत जो है 11th क्लास में 9th क्लास में वैसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये थोड़े आपके जो है 12th के या 11th के कॉन्सेप्ट्स को जो है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो है बूस्ट करती है, ठीक है। सब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। द इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब्स हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपली क्या है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर यूजफुल फॉर, ये किस बात के लिए यूजफुल है? डिटरमाइनिंग द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इससे हम जो है वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं किसी एलिमेंट की। प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, अगर हमें किसी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होगी, यानी हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होगा, तो उससे हम ये जान सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल पर कहाँ पर लाई करेगा, और पीरियोडिक टेबल से हम जो है किसी भी चीज़ की जो है प्रॉपर्टीज उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टेंड टू एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी या सिमिलर होगी, पास पास में होगी, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम सेम होंगी, ठीक है। इंटरप्रेटिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा में भी हेल्प करता है, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और चीज़ों की जो है स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें चाहिए होता है, ठीक है। देन आगे बात शेल्स की। शेल्स के बारे में आप थोड़ा जानते होंगे, ठीक है। कई बार जो मैं अपनी ना जो वीडियोस हैं उनमें कुछ ज़्यादा टॉपिक्स लेके आती हूँ, वो मैं आपके जर्नल जो है अपने मेन टॉपिक को समझाने के लिए कुछ कुछ सब टॉपिक्स को पहले मैं समझा देती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझा करिए कि ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है वो आपके सिलेबस में। लेकिन अगर हमें सब टॉपिक अगर हमें कोई न्यू टॉपिक पढ़ना है, अब उससे पहले हमें 5 चीज़ें जो वो उस टॉपिक में आएंगी। अगर आपको वो नहीं पता होंगी तो वो कैसे टॉपिक आप पढ़ोगे, इसलिए जो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही जो लेकर आती हूँ, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं शेल्स की। शेल्स क्या होते हैं? The maximum number of electron that can be accommodated in a shell is based on the principal quantum number, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका शेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो एक ऐसा बन जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं, उसे हम शेल कहते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक शेल के अंदर आ सकते हैं, वो किस बात पर बेस्ड है? किस बात पर बेस्ड है? आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, n पर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला 2n²। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी शेल के अंदर, वो हमें पता चलता है 2n² के फॉर्मूले से। यहाँ जहाँ पर n क्या होता है? शेल नंबर, ठीक है। n क्या है? शेल नंबर। यानी कि अगर मेरा शेल नंबर n जो है वो 1 है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रिसाइड करेंगे 2 × 1², यानी कि 2, जैसा कि आपके फर्स्ट शेल में होता भी है। फिर n जब 2 है तो 2 × 2² आ जाएगा 8। ऐसा ही होता है ना, फर्स्ट शेल में 2 फिर 8, ठीक है। फिर जब 3 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9 × 2 = 18। फिर जब 4 आ जाएगा ये बन जाएगा 16 × 2 = 32। यही जो है आपका ट्रेंड चलता होता है, ठीक है। ये देखिए शो ही किया हुआ है मैंने, वैसे लिख दिया। शेल एंड एन वैल्यू, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल, ये देखिए शेल के हिसाब से बताया हुआ है। सबसे पहले आपका कौन सा शेल है? के शेल। शेल के थोड़ी स्पेलिंग डालते हैं, SHELL आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए खुद अपनी नोटबुक पर। के शेल, n = 1, सो 2 × 1² 2, परफेक्ट। यहाँ पर बनाया हुआ है पूरा टेबल। एल शेल, n = 2, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8। M shell number is 3, so number of electron is 18. N shell number is 4, so number of electron is 32. ओके, सो ऐसे हमने जो है यहाँ पर पूरा फाइंड कर लिया। अब बारी आती है सब शेल्स की। सब शेल्स जो है सारी जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो है फेमिलियर ही हैं आपको, ठीक है। सब शेल इज ऑल्सो फेमिलियर टॉपिक। व्हाट आर सब शेल्स? The subshells into which electrons are distributed are based on azimuthal quantum number। जो azimuthal quantum number है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये हैं 11th के। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी ऐसा कुछ लग रहा है कि है ना कुछ मिसिंग है, तो आप जस्ट जाकर इनकी डेफिनेशंस जो है पढ़ लेना।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और अजीमुथल क्वांटम नंबर की, ठीक है। जो सब शेल्स होते हैं इनटू विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर बेस्ड ऑन अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। सब शेल इनके नंबर पर बेस्ड होते हैं। Then the quantum number is dependent on the value of the principal quantum number n. Therefore, when n has a value of 4, 4 different subshells are possible. Okay. जो 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 हमारे अजीमुथल क्वांटम नंबर है, यानी कि जो एल है वो डिपेंड करता है एन के ऊपर। एल इज अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि जितनी वैल्यू होगी एन की, अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू क्या होगी? अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू भी 4 होगी, यानी कि 4 सब शेल्स जो है फॉर्म होंगे। जितना शेल नंबर होगा उतने सब शेल्स होंगे। इफ शेल नंबर इज 4 देन 4 सब शेल्स कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय अ सबशेल इज गिवन बाय। ओके, ये आपको फॉर्मूला बता दिया है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सबशेल के अंदर आ सकते हैं। 2 इंटू 2, फिर ब्रैकेट है स्टार्ट 2l प्लस 1, ठीक है। अगर l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 6, ठीक है। पूरा नीचे मैंने साफ सॉल्व किया ही हुआ है, ये आपने जस्ट जो है फॉर्मूला वो याद रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड रिजल्टिंग सबशेल इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखते हैं, ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर l इज 0, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आ गई 1s। अजीमुथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 बन गए यहाँ पर 0 और 1, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2 बन गई 2s और 2p। देन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, अजीमुथल क्वांटम नंबर बन गया 0 1 2, और कन्फिग्रेशन बन गई 3s 3p एंड 3d। देन जब 4 आ गया तो ये बन गई l 0 1 2 3, और कन्फिग्रेशन बन गई 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। अब आ गई बारी फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, कि फिल कैसे होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस हिसाब से, ठीक है। फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती है, सबसे पहले ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है ये प्रिंसिपल? दिस प्रिंसिपल इज नेम्ड आफ्टर द जर्मन वर्ड ऑफ बीन विच मीन्स बिल्डअप। ये जो है प्रिंसिपल किस वर्ड के ऊपर बनाया है? जर्मन वर्ड है ऑफ बीन, जिसका मतलब होता है बिल्डअप। द ऑफ बाउ प्रिंसिपल indicates that electron will occupy the orbital having, ये जो है इंडिकेट करता है कि जो द ऑफर प्रिंसिपल इंडिकेट्स है, यहाँ पर आई एन आ जाएगा, इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर एनर्जीज बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल। कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले जो है लोअर एनर्जी लेवल में फिल होंगे, फिर वो हायर में जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा इन जनरल, कि सबसे पहले फिलिंग होती है एस ऑर्बिटल की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। सबसे पहले होती है 1s की जो है फिलिंग, ठीक है। ऑफ प्रिंसिपल यही बताता है हमें, ये देखिए। हाँ, एक और चीज़ कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, जो सबसे पहले मैंने आपको वेरिएशन ऑफ एसपीडीएफ में नहीं बताया कि जो एनर्जी है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की, वो कैसे उसमें होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज होता है, प्लस हम इसमें अजीमुथल क्वांटम नंबर कर देते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ दोबारा आ गई, और ये क्या, फिर से वही वाला डायग्राम आ गया कि सबसे पहले एनर्जी जो है वो होगी 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में,
फिर 4D में, 5P में, 6S में, ऐसे ऐसे जो है फिल होगी। 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 6F, 7D। ये है ऑफ बाउ प्रिंसिपल कि इस तरीके से ही फिलिंग होगी पूरी, ठीक है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल का सिंपली क्या मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगी वो होगी सबसे पहले स्मॉलेस्ट यानी कि लोअर एनर्जी लेवल में, फिर लोअर से बढ़ते 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 हायर एनर्जी तक चला जाता है। 1s से स्टार्ट होकर 7D तक चला जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग ऑपोजिट स्पिन्स कैन फिट इन ऑर्बिटल। हमें बता रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल होती हैं आपकी इस टाइप की। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको डी में बताऊँ 1 2 3 4 5, ये आपके 5 जो है ऑर्बिटल के बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या बता रहे हैं? सबसे पहले एक हम जैसे एस को लेकर चले, एक मिनट, ठीक है। एक पहले मैं आपको एस के लिए बता देती हूँ। ये एक ऑर्बिटल है एस का, 1s नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इसमें हमें ये कहते हैं कि जो एक ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं उसमें। इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम डिनोट करते हैं एक एरो टाइप, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ कई बार हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। वन साइड में ओनली दिखाते हैं हम एरो को, वैसे तो एरो पूरा होता है, ठीक है। बट कई जगह पर आपने बुक्स में देखा होगा कि एरो को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमें क्या कह रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि हम एक बॉक्स में एक जैसे ये डब्बा बनाया हुआ ना 1s के लिए, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन। स्पिन का क्या मतलब होता है? जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस साइड को और एक इससे ऑपोजिट इस साइड को। तो इस टाइप की जो चीज़ है इसको ही हम इसमें इस बॉक्स में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। हमें यही बताया गया है कि हम जो है इट स्टेट्स दैट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग ऑपोजिट स्पिन कैन फिट इन एन ऑर्बिटल। ये देखिए फिट हो गए ना। अगर अब मैंने फिट करनी है यहाँ पर, ये 5D ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है या 5D है या कुछ भी कह लो, तो मैं इसमें कैसे फिल करूँगी? एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, कैसे, एक होगा जो आपका नॉर्मल स्पिन की हेल्प से, एक अपोजिट स्पिन की हेल्प से, ठीक है। ये ऐसे मैं डी वाला फिल करूँगी। ऐसे ही मैं पी वाला भी फिल कर सकती हूँ। कैसे? ये दोनों को मैं कैंसिल कर दूँगी। मैंने एक और बनाया, पी में होती हैं 3 और ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैं अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक और चीज़, अगर मेरे पास मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं सबसे पहले कैसे फिल करूँगी? एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल करूँगी। अब मान लीजिए मेरे पास पी ऑर्बिटल है, ये पी है, और इलेक्ट्रॉन मेरे पास 4 है, तो पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, फिर आएगा वापस से फिर इसमें। अब मेरे पास 4 हैं और नहीं है, तो ये यहाँ पर ही रह जाएगा, ठीक है। बाकी हम देखते हैं पढ़ के क्या लिखा हुआ है। Therefore, it is the principal azimuthal and magnetic numbers are the same for 2 electrons. They must have opposite spin. ठीक है, तो हमें ये कह दिया कि इसमें ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, चाहे उसका प्रिंसिपल और अजीमुथल जो क्वांटम नंबर है वो सेम ही हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल क्या कहता है? It states that every orbital in a given subshell is singly occupied by electrons before a second electron is filled in an orbital. ओके ये मैंने आपको जो अभी पहले बता ही दिया कि एक अगर मैं ऑर्बिटल बना रही हूँ यहाँ पर कोई, पहले एस से ही बात करेंगे एस के लिए, कि एक अगर मैं ऑर्बिटल बना रही हूँ तो इट स्टेट्स दैट एवरी ऑर्बिटल इन अ गिवन सबशेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिफोर अ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द ऑर्बिटल। मान लीजिए मुझे यहाँ पर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कहा इसको इसमें फिल करो, तो मैं कैसे करूँगी? पहले मैं सिंगली ऑक्यूपाई कराऊंगी ऑर्बिटल को, सिंगली ऑक्यूपाई हो गई,
अब इन्होंने मुझे कहा कि एक और इलेक्ट्रॉन भी है, वो भी फिल हो सकता है, तो मैं उसे ऑपोजिट स्पिन से फिल करूँगी। अब मैं करूँ अगर पी के लिए तो कैसा होगा, ये देखिए मैं बनाया मैंने एक पी के लिए। अब मुझे दे दिए 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कहा इसमें फिल करो, तो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं इनको सिंगली फिल करूँगी, यानी कि एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन। ये देखिए एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास इससे भी ज़्यादा है, पहले तो मैंने 3 फिल करके देख लिए, लेकिन मेरे पास हैं 5, तो मैं फर्स्ट से ही स्टार्ट करूँगी, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 हो गए कंप्लीट, तो अब मैं रुक जाऊँगी, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, अगर 6 हो, 6 से ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, भर गया। ठीक है, अब मैं करती हूँ 5 आपके डी ऑर्बिटल के लिए। डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितनी ऑर्बिटल्स होंगी उतने इंटू 2 टाइम जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इसमें। अब मुझे किसी ने कह दिया इसमें 7 इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाओ डी में, तो सबसे पहले मैं सिंगली फिल करूँगी, सब में एक एक, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन। फिर जब सब कंप्लीटली 1 टाइम फिल हो गई हैं, तब मैं फर्स्ट से दोबारा स्टार्ट करूँगी विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, 7 कंप्लीट हो गए, वैसे इन जनरल इसमें 10 आते हैं, तो 10 के साथ ये फुली फिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको फिल करना सिखा दिया। देन क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमम द टोटल यहाँ पर क्या, मैं उससे देख के बताती हूँ आपको अपने नोट से। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द टोटल स्पिन, यहाँ पर लिखा है मैक्सिमाइज द टोटल स्पिन द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द, यहाँ पर लिख देती हूँ द टोटल स्पिन। ठीक है, द है यहाँ पर, फिर है इलेक्ट्रॉन्स, इतनी चीज़ जो है शो नहीं हो रही। ठीक है, वो मैंने लिख दिया। In order to maximize the total spin of the electrons in the orbitals that only contain one electron, all have the same spin or the same values of the spin quantum number. ताकि जो है टोटल स्पिन जो है वो मैक्सिमाइज हम कर सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में इकट्ठे कर देते हैं, तो जो है सेम स्पिन आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1s1, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ऑफ क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो ये यहीं पर ख़त्म होता है। यह अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द मीन और टिपिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द बाउंड्री ऑफ द सराउंडिंग शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल कि क्या है, ये देखिए, ये नहीं, आई थिंक डायग्राम ये नहीं आनी चाहिए इसकी, एटम का रेडियस है ना, इस टाइप से कुछ देखिए, ये है आपका एटम, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर सराउंडिंग तक का जो डिस्टेंस है वो आपका एटॉमिक रेडियस। ये वैसे यही बनाए हुए 2 से शो किया गया है ना, दो दो एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है,
ये आ गया एटॉमिक रेडियस, ये दोनों मिलकर बन गया एटॉमिक डायमीटर, ठीक है। और वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डायमीटर, ठीक है डायग्राम भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या आ गई, ionic radius. The ionic radius is the radius of an atom forming an ionic bond or an ion. ionic radius वो रेडियस है जो कि एक एटम जो कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ एक आयन है उसके बीच में होता है. द एटॉमिक बॉन्ड्स restrict the electrons and nucleus. Due to this, ions or atoms do not have a specific shape. Okay, जो आयनिक रेडियस है, जो आयनिक बॉन्ड है, वो एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस को, इसकी वजह से इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है। देन क्या है, द आयनिक रेडियस इज नॉट स्टैटिक, ये जो है स्टैटिक नहीं होता, बट डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू द स्पिन स्टेट, लेकिन ये जो स्पिन स्टेट की वजह से जो है डिफर करता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द नंबर्स अदर पैरामीटर्स, तो ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर से और अदर जो है पैरामीटर से डिफर करता है. इसका डायग्राम देख लेते हैं अब हम. देखिए आयनिक है तो एक को छोटा शो किया गया है, एक को बड़ा शो किया गया है. सेंटर में क्या लिखा है कि ये है आयनिक रेडियस कटायन का, एक साइड मतलब पॉजिटिव चार्ज है कटायन, एक साइड में नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि आयन है ना, प्लस माइनस इकट्ठे होंगे तो आयन बनेगा. आयनिक रेडियस ऑफ अनायन, कटायन का आयनिक रेडियस कम है और अनायन का ज़्यादा है, और दोनों में बीच में जो जितना डिस्टेंस इकट्ठे हुआ है उसे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ये देख सकते हैं आप, ठीक है. ये आपका आ गया आयनिक रेडियस ऑफ कटायन, ये आ गया आयनिक रेडियस ऑफ अनायन, ठीक है. दैट्स इट, यही था आयनिक रेडियस. फिर है आपका वेंडरवॉल रेडियस और इंथैल्पी वगैरह, ठीक है. तो हम एक और टर्म कर लेते हैं वैंडरवॉल रेडियस, जो कि है other term related to atomic radius. Van der Waals radius. Van der Waals radius are determined from the contact distances between unbonded atom in touching molecules or atoms. कि वैंडरवॉल रेडियस हम तब डिटरमाइन करते हैं जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के टच में हों, और कॉन्टैक्ट डिस्टेंसेस से जो है अनबॉन्डेड एटम्स के वहाँ से हम फाइंड करते हैं, ठीक है. तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, ठीक है. बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ये पेज नंबर 10 है आई थिंक सो कि नेक्स्ट वीडियो में या दो वीडियो बनकर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर.